अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट आके जा चुका। बजट के बाद हम देख रहे हैं कि सारी की सारी नजरें जो हैं वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर मरकूज थी और जो अच्छी खबरें वहां से आई कि पाकिस्तान को मजीद, पाकिस्तान के अब तक के जो इकदाम हैं उनको सराहा गया, उनको एक्नॉलेज किया गया और मजीद या डू मोर की बात कम अज कम फैटफ की तरफ से नहीं की गई। लेकिन जो हमारा माली साल का जो बजट आया है उससे IMF के उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं है, बावजूद इसके कि हमने एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है अपनी सब्सिडीज का हम रिड्यूस कर चुके हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो लगे हुए हैं अभी भी, और कल भी उनका ये कहना था कि एक आध दिन में IMF से प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो जाएगा। बात सारी है कि IMF का प्रोग्राम क्यों जरूरी है। यकीनी तौर से IMF का प्रोग्राम इसलिए जरूरी है कि IMF कहता है आप अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करें। IMF कहता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आए। IMF कहता है कि आप इस्लाहात की तरफ लेकर आए। IMF कहता है कि आप सब्सिडीज के जो कल्चर है इसका खात्मा करें। कहने को ये बात बिल्कुल ऐसे लगती है कि जनाब ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है, लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं पाकिस्तान में कि अगर आप पेट्रोल के हिसाब से अगर बात करें, मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोल को ही लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाला जो गरीब तबका हमारे यहाँ या मुतवस्सित तबके के जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल की सब्सिडी जो एक आम मोटर बाइक वाला लेता है उससे कहीं ज्यादा वो सब्सिडी उस गाड़ी वाले को, उस कार वाले को मिलती है जो कि गाड़ी इस्तेमाल करता है। और चूंकि उसका लाइफ स्टैंडर्ड एटलीस्ट उस मोटरसाइकिल वाले से काफी बेहतर होता है, काफी इंप्रूव्ड होता है। और इसी को अगर आप और ऊपर चले जाएं तो वही जो हमारी इलीट क्लास जो है उनको भी वही सब्सिडी उसमें से वो गेन मिलता है। तो जिसको दी जानी चाहिए थी वो सब्सिडी मोटर बाइक वाले को या गरीब तबके को या मुतवस्सित तबके को, उसको उतनी नहीं मिल रही। उसका डबल फायदा जो है वो दीगर क्लासेस, जो अपर क्लासेस है वो ले रही हैं। तो IMF यही कहता है कि आप या तो इसको रैशनलाइज कीजिए, आप इसको टारगेटेड सब्सिडी कीजिए और इसके बाद ये ब्लैंकेट कवर जो है इसको आप खत्म कीजिए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारा पॉलिसी रेट है 13.75 यानी 14.25% के ऊपर हमारी शरह सूद है। और एक्सचेंज रेट के हवाले से अगर बात करें, आज भी डॉलर रुपये पैरिटी में 1 रुपए और 53 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में आज 211 रुपए 48 पैसे का डॉलर मौजूद है। ओपन मार्केट में जाहिर है कि इससे भी ज्यादा होगा। सवाल यह है कि डॉलर कब रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा और वो क्या अवामिल है जो कि इसको ब्रेक लगा सकते हैं और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा कूलिंग पीरियड मिले। फिर इसमें जो रीड की वैल्यू है, रियल एक्सचेंज वैल्यू, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो जो वैल्यू आती है वो इस वक्त क्या कहती है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कहा जाता है कि हम IMF के शिकंजे में फंस गए हैं, एक डेट ट्रैप के अंदर हम फंस गए हैं, ये मुझे बताइए कि इफादियत कितनी है IMF के प्रोग्राम की। IMF अगर हमें लेटर ऑफ कंफर्ट देता है या उनका लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो हमारे कितने और काम आ सकता है मजीद लोन्स के हवाले से। जी देखें, IMF का जो लेटर ऑफ कंफर्ट होता है उसकी बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू होती है। वजह यह है कि IMF के अपना जो उनके जो लोन्स होते हैं वो तो मिलते हैं, वो तो एक सर्टन जो है उसका साइज होता है $1 बिलियन, $2 बिलियन एट अ टाइम आपको जो मिलते हैं। और पीरियड आपको $6 बिलियन का प्रोग्राम होता है या 5 होता है। लेकिन इससे ज्यादा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज तो प्रोग्राम के अंदर वो जो आपको जो सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना है इकोनॉमी में, किस तरह से मैनेज करना है, और वो उसमें आपको फोर्स करते हैं कि आपको पैसे दे रहे होते हैं तो आपको फोर्स करते हैं कि आप क्या चीजें करें और क्या चीजें ना करें। तो एक तो देखिए यहाँ पे आपको डिसिप्लिन डेफिनेटली होना पड़ता है। जब आप किसी पैसे लेते हैं तो उसकी शरायती मानते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसके साथ दुनिया का निजाम इस तरह से बन चुका है, आप फॉर्चुनेटली का अनफॉर्चुनेटली का, तो कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो अगर आपके लिए आपको इंडोर्स करते हैं, आपके साथ होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है, तो नहीं होते आपके साथ तो दुनिया आपके अगेंस्ट होती है। तो ये IMF का भी है कि IMF अगर आपके साथ ऑन बोर्ड है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स जो आपको पैसे देते हैं, कर्जे देते हैं, जो आपको डॉलर्स में जो है वो आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंट्री में, तो सारे एक कंफर्टेबल जो है वो पोजीशन में आ जाते हैं और कंफर्ट उनको मिलती है कि जी देखिए IMF के प्रोग्राम में आप आते हैं, अब इस
उससे ये इंडोर्स हो गया है कि आप अब प्रोग्राम में होंगे तो डिसिप्लिन होंगे तो हम भी आपको पैसे देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि आईएमएफ कहता है कि डिसिप्लिन करें अपने आप को, जो हम इनडिसिप्लिन है, इसी की वजह से हमें उस नौयत पे आ गए कि अब आईएमएफ के पास जाना पड़ा। तो ये जो हमारा रिवाज है, जो हमारा तर्ज मईशत है, वही काफी इनडिसिप्लिन है, जिसकी वजह से ये नौबत आती है। एब्सोल्युटली, देखिए 22 प्रोग्राम्स हों, 23 प्रोग्राम्स हों, इससे आप अंदाजा लगा लें। मेरे ख्याल में हम शायद सेकंड कंट्री होंगे अर्जेंटीना के बाद, या एक आध कंट्री और होगा जिसने सबसे ज्यादा आईएमएफ के प्रोग्राम्स लिए हैं और कभी जो है पैसे ही नहीं किया। ये तो देखें, ये तो आपके लिए मैं तो कहता हूँ ब्लेसिंग होती है कि किसी और का पैसा आपको मिल रहा है और आप अपने आप को उस पैसे से ठीक ना कर सकते। तो आप अपने पैसे से अगर ठीक नहीं हो रहे और आप दूसरों का पैसा ले रहे हैं तो आपको तो अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए उसको कि ये आपको कोई पैसे दे रहा है और आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है कि जी आप वो चीज फॉलो करेंगे जो वो कह रहा है, और आप उस पैसे को यूज करके अपने आप को ना सिर्फ बेहतर करें, उसका भी पैसा वापस करें, अपनी ट्रस्ट और क्रिएट करें और लोगों के पास जाए फिर इन्वेस्टमेंट लेकर आए। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि 23 प्रोग्राम में अगर हम 22 प्रोग्राम में अगर सुधर नहीं सके तो वो इंडीड हमारा कसूर है, वो आईएमएफ का कसूर नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, एक लाइन जो आप हमेशा लिखते हैं, कहते हैं, मैं चाहूंगा कि जरा आवाम को भी और जो पाकिस्तानी आवाम है उनको बिल्कुल बताना जरूरी है कि आज की सब्सिडी कल की महंगाई, ये जो बात की जाती है कि जनाब गरीब तबके को सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी के नतीजे में ओवरऑल होता क्या है, जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, वो इस तरह से है कि जो है अगर आज हम आवाम को आज कंफर्ट दे देते हैं, हम कहते हैं कि जी ये लें, आप पैसे लें और आज पेट्रोल के पैसे नीचे कर दें और बाकी चीजों की कीमतें नीचे कर दें, आर्टिफिशियली नीचे कर दें, लेकिन वो कहाँ से पूरे होंगे? देखिए, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना है, या तो वो टैक्स से आना है, आप पे टैक्स लगेगा कल, या फिर आपके ऊपर मजीद कर्जा लेके आपको वो फंड किया जाता है। यानी कि आपको जो भी चीज दी जाती है आज का कंफर्ट, वो कर्जा लेके दिया जाता है। जब कर्जा लेके दिया जाता है तो वो कर्जा फ्यूचर में आपके ऊपर ही डाला जा रहा है, और जब आपके ऊपर डाला जा रहा है तो आपको जब वो कर्जा वापस देना होगा तो आप पे टैक्स लगेगा। जब आप पे टैक्स लगेगा तो आपकी वो चीज आज सस्ती मिल रही है, तो आपकी अगर 6 महीना सस्ती है वो, तो आपको हो सकता है 6 साल और मजीद महंगी मिले। तो ये अच्छा जो है ना वो ट्रेड ऑफ नहीं है, ये अच्छा जो है डील नहीं होती कि हम आज कंफर्ट मांगे कल के फ्यूचर को अपने को जो है कॉम्प्रोमाइज करके। तो मेरे ख्याल में हमें आज अपने आप को डिसिप्लिन करना है, पर इससे आज कोई तकलीफ लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तकलीफ हमेशा एक आम आदमी ही ले और नहीं लेनी चाहिए आम आदमी। एटलीस्ट अगर दे तो हम फिर टारगेटेड सब्सिडी दे, ये जो ब्लैंकेट सब्सिडी हमारी ये मार रही है पूरे इसमें। ये एक और इशू है कि ना सिर्फ ये कि हम सब्सिडी वैसे ही ठीक नहीं होती, चाहे वो किसी को भी मिले। देखिए, हमें गरीब आदमी को भी सब्सिडी पे नहीं लगाना, चैरिटी पे नहीं लगाना, हमने उसको हमने काम दिलाना है, उसको हमने इस काबिल करना है कि वो अपना आगे जाके फ्यूचर खुद डेवलपमेंट कर सके, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को के साथ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, रादर ये कि वो फॉर लाइफ जो है वो चैरिटी पे चलता है। नंबर 1। सेकेंडली, फिर आप वाली बात मैं कहता हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि सबसे अगर आपको देनी ही है सब्सिडी तो डेफिनेटली सिर्फ उनको दें तो डिजर्व करता हूँ, जो आप थोड़े वक्त के लिए वो उसकी आप प्लान करें, पॉलिसी में कर ये प्लान करें कि ठीक है 3 महीने की सब्सिडी मैं देता हूँ, 3 महीने बाद मुझे फिर भी सब्सिडी से जान छुड़वा के इसको काबिल करना है कि वो जो है अर्न कर सके ऑन इट्स ओन। इसलिए हम प्लान ही नहीं करते, हम बस वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और नैरेटिव में चलते हैं और बस लगा के रखते हैं लोगों को, कुछ ड्रग पे लगा के रखते हैं। सर जी आगे बढ़ते हैं जरा। एक इस वक्त जो लास्ट थर्सडे की फिगर्स हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की, जो टोटल पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं वो 14 बिलियन एंड .93 14 अरब 94 करोड़ पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स मौजूद हैं। इसमें स्टेट बैंक के पास जो है वो 8.9 बिलियन है और कमर्शियल बैंक्स के पास 5.95 बिलियन। बड़ी वरीसम पिक्चर है, इंतजार है आईएमएफ का और यकीनी तौर से ना मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज भी ₹1.5 जो है वो डॉलर बढ़ा इंटर बैंक के अंदर, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई किसी भी आप मनी चेंजर के पास या किसी बैंक में चले जाएं तो वहां पे रन हुआ है, लोग अपने जो है रुपये डिपॉजिट निकाल के और मनी चेंजर के पास जाके और डॉलर्स खरीद रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं। ये स्पेकुलेशन हो रही है क्योंकि कोई भी इस वक्त मैं नहीं समझता कि अगर कोई अब्रॉड का ट्रैवल करने के लिए जाना चाहे तो वो भी नहीं जाएगा $210-211 डॉलर के ऊपर, या कोई अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करना चाह रहा हो वो भी नहीं करेगा, कोई चीज इंपोर्ट करने वाला हो वो भी रुक जाएगा, एलसीज के लिए भी रुकेंगे। तो ये जो इतना बढ़ रहा है इसकी रियल वैल्यू कहां से आ रही है, कहां से इतनी डिमांड आ रही है, ये स्पेकुलेशन है? ये देखिए, स्पेकुलेशन तो मोरलेस चलती रहती है।
जब भी आपकी मार्केट, जहाँ भी आपकी मार्केट होती हैं, जहाँ भी फ्री मार्केट स्पेशलिस्ट होती हैं, और जो है वो जहाँ पे डिमांड सप्लाई में एक का पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो फिर स्पेकुलेशन का आंसर डेफिनेटली आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पेकुलेशन नहीं होती। और एक और भी इमरान इशू होता है कि जब आपकी वन साइडेड मार्केट हो जाती है तो फिर वो नेचुरली हर चीज वन साइड हो जाती है। बिकॉज आज मैं अगर एक फ्लो आ जाए ना और डॉलर जो है नीचे आना शुरू हो जाए तो ये बातें आना शुरू हो जाएंगी कि जी डॉलर भेज दें जल्दी, ये नीचे आ जाएगा। तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से कहते हैं कि वो खुद ही चीजें जो है ना वो ट्रेंड की तरफ चल पड़ती है। हर कोई आगे बेचना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्टर अपना जो है लिक्विड करना शुरू कर देगा और हर कोई जो है वो डॉलर को छोड़ना शुरू हो जाएगा कि ये तो नीचे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि वो उसको और ज्यादा जो है डॉलर, यानी वो एक पूरा बेरिश ट्रेंड जो है, पूरा बेरिश ट्रेंड जो है वो टक्कर मार देगा। बिल्कुल बिहेवियर प्रॉब्लम, ये बिहेवियर जो है ना बहुत ज्यादा प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, करेंसी मार्केट्स में। आज मैं अभी देखा ना, एक जगह से दूसरी जगह पे आप बात सुनते हैं कि जी डॉलर तो 240 और 230, ये स्पेकुलेटिव होता है, टोटली कोई बेसिस नहीं होती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर ऊपर जा रहा है और काफी हद तक डिमांड भी है डॉलर की। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है और हम जो है ऐसे ही बस देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, प्लस ऑयल नीचे नहीं आ रहा है। इमरान आप ये देखें, हमारा 1/4 हिस्सा ऑयल के लिए जा रहा है, एनर्जी के लिए हमारे पास इस वक्त जो ना फ्यूल के पैसे नहीं होते तो उसके लिए मंगवाना जरूरी है, क्योंकि घंटे को चलाना दिया आपने। तो बात ये कि डिमांड भी है बट स्पेकुलेशन का आंसर हमेशा होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जैसे ही IMF अनाउंस होता है ना, उसके बाद लोगों का सेंटीमेंट ऐसा चेंज होगा, आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं। करता हूँ एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, जब उसमें 1998-99 का जब माहौल था उस पर इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं होती थी। आपको पता है उसमें $400 मिलियन, $500 मिलियन के रिजर्व नहीं थे हमारे पास जी, और वो किसी को पता नहीं था। असल में तो किसी को पता नहीं था तो कोई बात ही नहीं करता था, कोई स्पेकुलेट नहीं करता था। आज आप किसी पान के खोगे पे खड़े हो, मार्केट से किसी शॉप पे छोटी सी खड़े हो, तो आपको हर किसी को चीज ये पता है कि जी डॉलर इतने हो गए, हमारे पास कम हो गया, ये रेट हो गया। ये एक तरफ अच्छी चीज भी है पर दूसरी तरफ ये स्पेकुलेशन को भी चूज करती है कि लोग बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च किए, बगैर देखे रिसर्च को एकदम से बात करना शुरू करते हैं और शेयर करना शुरू हो जाते हैं। इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा खुर्रम, टेक्निकली मैं आपसे पूछूं तो आपका जो रील होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वैल्यू जो होती है, वो इस वक्त लमसम क्या फिगर्स है आपके सामने? अगर आप देखिए वो अभी भी 100 से थोड़ा सा नीचे है। लास्ट जो स्टेट बैंक की अपडेट की आई थिंक 97 पे, यानी कि इंडेक्स का जो नंबर था वो 97 था। इसका मतलब ये है कि 3% आपकी जो वो है करेंसी है वो 3% ज्यादा जो है वो अपनी कदर खो बैठी है। यानी कि ये 3% नीचे होनी चाहिए डॉलर के केस, यानी कि ये तकरीबन यानी आप ये कह रहे हैं कि करेंसी को 3% इंप्रूव होना चाहिए, 3% स्ट्रेंथ लेना चाहिए, डॉलर 3% नीचे गिरना चाहिए। हाँ, 6 से 7 रुपए इंप्रूव यहाँ से रुपये को एटलीस्ट होना चाहिए। अच्छा हो सकता है, ये लास्ट में बता रहा हूँ, अब तो ज्यादा हो गई होगी क्योंकि डॉलर और रुपये का जो फर्क है वो पिछले एक महीने में तकरीबन 10 रुपए और गिरे हैं। तो 10 रुपए गिरने का मतलब ये है कि रियल हमारा हो सकता है 96 कर लो। मैं अभी इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि एक लमसम या करीब का जो नंबर है बिल्कुल बॉटम लाइन ये है इस वक्त हमारी करेंसी ज्यादा से कदर अपनी खो बैठी है रिजर्व रेट के जितनी उसको कदर होनी चाहिए थी। यानी कि हम अभी बहुत ज्यादा कदर खोते आए पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि हमारी कदर इतनी नहीं जानती थी। लेकिन एक इशू ये हुआ है कि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि रियल जो है अभी इतना कम नहीं होगा। यानी कि हमारी जो डिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन कह लें अगेंस्ट डॉलर, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। लेकिन हाँ 6-7 रुपए 8 रुपए का फर्क हमने, मेरा ख्याल इससे ज्यादा ही थोड़ा सा 10 रुपए लगा लें आप, 10 रुपए हमारा ज्यादा कदर खो बैठी है, इतनी होनी नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात यह कि हमें अपना पूरा इकोनॉमिक मॉडल, ये जो शरह नमू या इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे हम भाग रहे और बिल्कुल उल्टे मैकेनिज्म के ऊपर हम इंपोर्टेड, आप कह लें कि इंपोर्ट्स के ऊपर और कंजम्पशन लेड ग्रोथ के ऊपर जो चल पड़े हैं, जिसमें जब भी आप 5%, 5.5-6% पे आते हैं, आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बबल जो है एकदम बर्स्ट हो जाता है। हमें बिल्कुल अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और प्रोडक्टिव मींस की हमें ग्रोथ चाहिए। तो कुछ अरसे के लिए हम इस एशियन टाइगर के ख्वाब को जरा साइड में रख दें, और IMF भी ये कहता है कि जनाब आप स्टेबिलिटी की तरफ आए, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को साइड में रखें। देखिए इमरान, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है ये ब्लेसिंग होती है।
कंजम्पशन एक्चुअली इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग होती है कि लोग खर्च करते हैं, क्योंकि लोग खर्च करते हैं तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलता है कि मुझे बनाना चाहिए ज्यादा, मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये गलत सिखाया जा रहा है और गलत बताया जा रहा है कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ खराब होती है। देखिए प्रॉब्लम ये है हमारी कि उस कंजम्पशन को हम लोकली प्रोडक्ट से पूरा करें, लोकल कैपेसिटी क्रिएट करें या इम्पोर्ट से करें। अभी तक ये होता है कि हम इम्पोर्ट से करते हैं, लेकिन आप देखें जैपनीज इकोनॉमी है वो सेविंग्स से चलती है, उसका ग्रोथ ही नहीं होती। अमेरिकन इकोनॉमी कंजम्पशन से चलती है, पूरी दुनिया को खींच के लेके चलती है उसका। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल HR में इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना फिस्कल डेफिसिट कम करके इस तरफ लगाएं ताकि ग्रोथ हमारी लोकली ड्रिवन हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सस्टेनेबल हो और रिफॉर्म्स के थ्रू हो। एनर्जी रिफॉर्म्स करें, फिस्कल रिफॉर्म्स करें, अपने खर्चों को कम करें, खर्चों को दिखता ही नहीं है, अपने टैक्स के पैसे को सही जगह लगाएं। ये आप अपनी करेक्शन करेंगे ना, ऐसा ऐसा 5 साल 8 साल लगेंगे आपको इंक्लूसिव ग्रोथ वो लाने में, और 6 7 8 लेकिन उस 6 7 8 साल के लिए जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, अगले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, वो जो कंटिन्यूएशन है पॉलिसी की वो जरूरी है। वरना हर कोई हुकूमत आती है और बिल्कुल जीरो से हम अपना पूरा सफर तय करते हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है। एब्सोल्युटली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये 2 चीजें अगर हमने इंश्योर कर ली और हमने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए इसमें, तो आप देखेंगे कि हम आगे जाते हुए एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि हम कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो हमेशा पॉलिसी जो है कंप्यूटर ले लेती है और अपनी नई पॉलिसीज ले आती है। जो अच्छी पॉलिसीज हैं जो है वो मुल्क के लिए सबके लिए बेहतर है, बेसिक पॉलिसीज से सबका एग्रीमेंट हो और उसको जो है ना रिलीजियसली लेके चलें और बिल्कुल स्पिरिट लेके चलें। लेकिन खुर्रम बड़ा मिसफॉर्चुनेट है कि इतनी फराग दिली, इतनी जो है ओपन हार्टेडली हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो है IMF के प्रोग्राम को लेकर जो है वो बड़ा एक दूसरे पे लानतान जारी है, फैटफ के हवाले से लानतान जारी है, एक दूसरे की पॉलिसीज। तो ये तो आप भूल जाएं फिर कि कम से कम मौजूदा निजाम में, मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज में या मौजूदा सेटअप में हम इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वर्ड इन 10 सेकेंड्स। जी, जब तक हमारे माइंडसेट चेंज नहीं होंगे, हम मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, अपने यंग जनरेशन के लिए नहीं सोचेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे यंग जनरेशन के अंदर, आप कभी एक्सपेक्ट ना करें कि हम अपना पोटेंशियल अचीव कर सकें। कोई मुश्किल काम नहीं है इमरान, लेकिन प्रायोरिटाइज करना अपने डिसीजन मेकर को, सब चीजें ठीक हो। शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी सहरासिल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरीके से आगे चलेगी, ट्रैक क्या है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।